हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका यूज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर होता क्या है। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ तो सर्किट ब्रेकर एक तरीके की ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को रोक देता है किसी भी सर्किट में। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी फॉल्ट हो रही है, अपना मान लो कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, और यहाँ से सप्लाई आ रही है, इधर से सप्लाई आ रही है, जैसे ही इस इक्विपमेंट में कोई भी फॉल्ट हुई, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इस सप्लाई को यहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है, यहाँ से सप्लाई को ही ब्रेक कर देगा। जब सप्लाई यहाँ से आगे ही नहीं जा पाएगी तो ये फॉल्ट भी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्किट ब्रेकर करता क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें और सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर है क्या, ये आपकी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और इसको ना हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअली और ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड। ठीक, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, और ये एक तरीके की स्विच की तरीके से काम करता है। ठीक है, और ये इसका जो मेन यूज होता है वो क्या होता है, मेन यूज होता है अपने सर्किट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम डैमेज। डैमेज किस वजह से होता है सर्किट में, पहली चीज़, एक सेकेंड, डैमेज किस वजह से होता है भाई, या तो ओवर करंट हो सकती है ना, फॉल्ट की तो यही कंडीशन होती है, या तो ओवर करंट हो गई, या फिर ओवरलोड हो गया है ना, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गई, तो ऐसी जब भी कंडीशन आती है जैसे ओवर करंट या फिर ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट, तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई से। ठीक, तो इसका मेन यूज आपको समझ में आ गया कि अपनी सर्किट को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये ना ये ऑपरेट तब होता है जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है। इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन। देखो, जब नॉर्मल कंडीशन होगी तब तो ये सब कुछ एकदम आराम से, जैसे सब कुछ चल रहा होगा वैसे ये काम करेगा, और जैसे ये एबनॉर्मल कंडीशन आती है तुरंत ये ऑपरेट कर जाता है। ठीक, एबनॉर्मल कंडीशन। अब देखिए, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसका बेसिक फंक्शन यही तो है, करंट को इंटरप्ट करना, कि सप्लाई जा ही ना पाए, जैसे ही फॉल्ट हो तुरंत ये क्या करे, करंट को इंटरप्ट कर दे। बेसिक फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर इज टू इंटरप्ट का मतलब बाधा पैदा कर देना। ठीक, इंटरप्ट करंट को जाने ही नहीं देता है इन द सर्किट ड्यूरिंग फॉल्ट। देखो, जब भी फॉल्ट की कंडीशन आती है तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सप्लाई को जाने ही नहीं देता है, तो फॉल्ट अपने आप ही क्या कहते हैं, डैमेज नहीं कर पाती है। ठीक, अब देखिए, सर्किट ब्रेकर को हम यूज क्यों करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम बिना सर्किट ब्रेकर के भी तो अपनी सर्किट डिजाइन कर सकते थे, तो हम देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक, सर्किट ब्रेकर को हम यूज क्यों करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर। देखो, ये तो एक अपनी प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक, और ये प्रोटेक्शन किस चीज़ से हमें प्रोवाइड करता है, फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हो गई, इट प्रोटेक्ट आवर सर्किट फ्रॉम फॉल्ट, इट प्रोटेक्ट आवर सर्किट फ्रॉम फॉल्ट। पहली बात तो ये फॉल्ट होने से बचा लेता है ना। फिर देखो, दूसरा क्या है, पावर लॉस जब होता है, जैसे एबनॉर्मल कंडीशन जब भी होगी तो वहाँ पे पावर लॉस होता है, तो इसको ये रिड्यूस कर देता है ना, इट रिड्यूसेस पावर लॉस। पावर लॉस का मतलब क्या होता है, हीट मतलब आई स्क्वायर और आर लॉसेस जितने भी होते हैं उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और ये आई स्क्वायर लॉस कब होते हैं, ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, जब भी फॉल्ट की कंडीशन आती है तब ये होते हैं। ठीक, ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन।
वेट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्किट ब्रेकर ना जैसे अगर हमारा इक्विपमेंट कोई भी है उसमें अगर फॉल्ट आ जाएगी तो वो लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर जो है वो इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं, है ना। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इक्विपमेंट so that it can work for long time, है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रोडक्शन लॉस जो भी होता है इंडस्ट्री में उसको कम होने से बचाता है। जैसे देखो अगर मान लो मेरे पास ये एक कंपनी है, ठीक, ये कोई अपनी कंपनी है, ये कोई प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए, ठीक, प्रोडक्ट ए। अब यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, ये मान लो ये मशीन लगी हुई है, जब इसको सप्लाई मिल रही है तब ये ऑपरेट कर रही है और ये प्रोडक्ट बना रही है। अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गई ये मशीन तो ऑपरेट करना बंद हो जाएगी, तो प्रोडक्ट अपना नहीं बन पाएगा, है ना। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जैसे ही फॉल्ट आती है वो इसको ट्रिप कर देता है, ठीक, यहाँ से सप्लाई जा ही नहीं पाती आगे। तो वहाँ पे मतलब हमें ये पता चल जाएगी कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट हो चुकी है, तो हम आगे फिर से मशीन को सही कर देते हैं और ये अपनी जो प्रोडक्शन है वो रुकती नहीं है, ठीक। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रोडक्शन लॉस इन इंडस्ट्रीज। ठीक। अब देखिए हमने सर्किट ब्रेकर के बारे में देख लिया, उसका काम क्या होता है, क्यों हम उसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम ये देख लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये काम करता कैसे है आखिर में। वर्किंग प्रिंसिपल, तो देखो वर्किंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये एक्चुअल में दिखता कैसा होगा। तो देखो इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, पहला हो गया आपका फिक्स पार्ट, ठीक, और दूसरा होता है मूविंग पार्ट। ये देखो पहला होता है आपका फिक्स पार्ट, दूसरा होता है आपका मूविंग पार्ट। इधर से देखो, इधर से सप्लाई आ रही है, ठीक, और ये जा रही है अपने इक्विपमेंट में, ये है अपना इक्विपमेंट, ठीक। अब देखो जब सब कुछ सही चल रहा होगा तो सप्लाई यहाँ से आएगी और अपने इक्विपमेंट में जाके फिर वापस अपनी सप्लाई साइड में आ जाएगी। बट अगर इस इक्विपमेंट में कोई भी फॉल्ट होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो मूविंग पार्ट है ये अपनी जगह से इससे दूर हो जाएगा, ठीक। अब तक ये कहाँ पे था, इस फिक्स वाले पार्ट से टच में था, तो सप्लाई यहाँ से पूरी देखो यहाँ सप्लाई जा रही थी। बट जैसे ही कोई फॉल्ट आई तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इस मूविंग पार्ट को इससे दूर कर देता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एयर गैप बन गया ना, तो अब सप्लाई यहाँ से थोड़ी जा पाएगी। तो बेसिक सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स पार्ट, एक मूविंग पार्ट। जैसे ही कोई फॉल्ट आती है मूविंग पार्ट फिक्स पार्ट से दूर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज में है, हाई वोल्टेज है और हाई करंट है ना, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। अब देखो इन दोनों पार्ट के बीच में क्या होगा, एयर होगी, और वो एयर क्या हो जाती है, हाई वोल्टेज और हाई करंट की वजह से आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने का मतलब वहाँ पे आर्क उत्पन्न हो जाती है। आर्क का मतलब होता है चिंगारी, ठीक है, चिंगारी, वहाँ पे आर्क उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं। वर्किंग इसकी होती है बेसिकली 7 स्टेप्स में। पहला स्टेप देखो, डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट। देखो एक डिवाइस होती है जो अभी आगे हम पढ़ेंगे भी, उसका नाम होता है रिले। रिले का काम होता है ना कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना, जब ये फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेता है रिले जब फॉल्ट को डिटेक्ट करता है तो ये इन्फॉर्मेशन दे देता है किसको, अपने सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर फिर उसके बाद ऑपरेट करेगा, है ना।
बिना रिले के सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान में रखना। देखो सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ मैकेनिज्म, एक्टिवेशन ऑफ मैकेनिज्म। देखो फॉल्ट यहाँ से डिटेक्ट हो गई थी, रिले ने फॉल्ट डिटेक्ट कर ली थी। अब क्या होगा, अब जो सर्किट ब्रेकर है वो अपने मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर एक्टिवेट्स इट्स मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म को, जो मैकेनिज्म मूविंग पार्ट को, इस मूविंग पार्ट को फिक्स पार्ट से सेपरेट कर रहा है, उस वाले मैकेनिज्म को ये क्या कर देगा, चालू कर देगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, सेपरेट हो जाएंगे ये दोनों पार्ट है ना, मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट, सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग पार्ट अवे हो जाता है, मतलब दूर हो जाता है, अवे फ्रॉम फिक्स पार्ट। तभी तो करंट यहाँ से जाना बंद होगी, है ना। फिक्स पार्ट से जब ये दूर हो जाएगा तभी तो करंट जाना बंद होगी। अब देखो मैंने भी क्या बताया था, जब भी ये मूविंग पार्ट फिक्स पार्ट से सेपरेट होता है तो वहाँ पे आर्क बनती है ना, आर्क फॉर्मेशन, आर्क वहाँ पे बनेगी। आर्क क्यों बनती है, चिंगारी क्यों आती है, क्योंकि हाई वोल्टेज हाई करंट रहती है, जिससे क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन ऑफ एयर हो जाता है, एयर अपनी आयनीकृत हो जाती है, आयोनाइजेशन ऑफ एयर, ठीक। अब देखो जब वहाँ पे चिंगारी बनी है, वो चिंगारी हमारे इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है, तो हम क्या करते हैं, आर्क को बुझाने की कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाते हैं। तो आर्क एक्सटिंक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आर्क को बुझाते हैं, ठीक। आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं, मतलब बुझा देते हैं। अब देखो जब यहाँ से दोनों पार्ट सेपरेट हो गए, ये देखो यहाँ से फिक्स पार्ट और मूविंग पार्ट जब यहाँ से सेपरेट हो गए, बीच में आर्क बनी, अब यहाँ से करंट जा पा रही है इस इक्विपमेंट में, नहीं जा पा रही है, तो करंट का क्या हो गया, इंटरप्शन हो गया। अब क्या हो गया, इंटरप्शन ऑफ करंट। अब देखो सातवें स्टेप में क्या करेंगे, हम रीसेट करेंगे सारी चीज़ों को, है ना। रीसेट कैसे करोगे, ये देखो अभी तक क्या हुआ था, सप्लाई आ रही थी, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, हमने मूविंग पार्ट को फिक्स पार्ट से सेपरेट किया, तो यहाँ से सप्लाई नहीं जा रही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब इधर की फॉल्ट हमने क्लियर कर दी तो मूविंग पार्ट को फिर से हम उठा के इसमें सटा देंगे फिक्स पार्ट में, तो सप्लाई फिर से नॉर्मली जाने लगेगी, उसको हम बोलते हैं रीसेटिंग, ठीक। रीसेटिंग का मतलब फिर से मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट को हम फिर से जोड़ेंगे, एंड फिक्स कॉन्टैक्ट इज अगेन जॉइंट, फिर से हम इन्हें जोड़ देंगे, ठीक। ये हो गया आपका, इसकी वर्किंग देख लो, सिंपल सी है। क्या मैंने बताया, सबसे पहले फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, फॉल्ट को डिटेक्ट कौन करता है, रिले करता है, ठीक। फिर उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ मैकेनिज्म, वो अपने मैकेनिज्म को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, देन सेपरेट कर देगा अपने दोनों पार्ट को, मूविंग पार्ट को और फिक्स पार्ट को। उसके बाद क्या बनती है, आर्क बनती है। अब आर्क को बुझाने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आर्क को हम बुझा सकते हैं। फिर आर्क बुझाई जाती है, देन करंट वहाँ सर्किट में जाना बंद हो जाती है और हमारा जो इक्विपमेंट है वो बच जाता है। देन अगर हमें रीसेट करना होता है तो फिर से हम मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट को आपस में ला के सटा देते हैं, ठीक है। अब देखो आर्क हम कैसे बुझा सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, देखो बहुत बेसिक सी टॉपिक है ये। अगर मैं आपसे पूछूं आग आपको बुझानी है तो आप कैसे बुझा सकते हो, देखो दो पार्ट हैं, पहला है आपका ये फिक्स पार्ट, दूसरा है आपका मूविंग पार्ट, ठीक। ये है आपका फिक्स पार्ट, ये है मूविंग पार्ट। जब हमने इन दोनों को सेपरेट किया तो यहाँ बीच में क्या बन गई, आर्क बन गई, है ना। ये क्या बन गई आपकी, आर्क। अब हमें इसी आर्क को बुझाना है कि ये जो आर्क है वो कैसे हम बुझा सकते हैं। तो देखो सबसे पहला हम काम क्या कर सकते हैं,
आर्क बनी क्यों थी? आयोनाइजेशन की वजह से बनी थी, यही ना, आयोनाइजेशन की वजह से बनी थी। तो हम क्या कर सकते हैं, एयर को डी आयोनाइज कर सकते हैं, ठीक, डी आयोनाइजेशन ऑफ एयर। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, आर्क को हम ठंडा करते रहें तभी वो बुझ जाएगी, कूलिंग ऑफ आर्क, है ना। वहाँ पे आप कोई फ़ैन वगैरह लगा के उसको ठंडा करके बुझा सकते हो। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस आर्क की लंबाई में और बढ़ा दूँ, इसको और दूर तक करूँ, है ना, यानी मूविंग पार्ट को और दूर तक ऐसे लेके जाऊँ, ठीक, तो ये जो आर्क है, आर्क की लंबाई बढ़ जाएगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी, तो आर्क अपने आप बुझ जाएगी, है ना। तो उस चीज़ को भी लिख दो कि आर्क की लेंथ को बढ़ाओ, यानी लेंथनिंग द आर्क। और क्या कर सकते हैं, देखिए आर्क एक वजह से और बन रही थी, हाई करंट की वजह से, है ना, तो करंट की वैल्यू को ही रिड्यूस कर दो, रिड्यूसिंग करंट, करंट को कम कर दो, आर्क अपने आप नहीं बनेगी, ठीक। अब देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। देखिए सर्किट ब्रेकर के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। एक तो एक कॉमन सा एग्जांपल दूँ, देखो एमसीबी जो होती है वो भी एक सर्किट ब्रेकर होता है, इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सभी के घरों में लगा हुआ होता है, ठीक। इसका भी काम होता है, जैसे ही कोई फॉल्ट आती है तो ये आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे कोई फॉल्ट आती है तो ये सर्किट को ट्रिप कर देता है, ठीक, सप्लाई को वहाँ जाने नहीं देता है और अपने इक्विपमेंट को बचा देता है फॉल्ट से। इसकी बेसिकली रेटिंग जो होती है वो 230 वोल्ट होती है, उससे ऊपर हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। बट इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो सारे ऐसे सर्किट ब्रेकर होंगे जो हम सब स्टेशन में यूज करेंगे, क्योंकि हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये बेसिकली सब स्टेशन के लिए ही है। जितनी भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उनके लिए ये सब है। देखिए इसमें जो पहला टाइप आता है वो होता है एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक, एयर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम बोलते हैं ACB शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं आगे अगर यूज करूँगा ACB तो आप तक समझ जाना, ठीक। इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 15 kV तक की, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसको हम बोलते हैं OCB, ठीक है। इसकी जो रेटिंग होती है वो 132 kV तक होती है। थर्ड वन जो आपका है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसको हम बोलते हैं VCB, ठीक, VCB। इसकी जो रेटिंग होती है वो 33 kV तक के लिए होती है। नेक्स्ट जो आपका सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है SF6 सर्किट ब्रेकर, और ये हर जगह मतलब जितने भी अब सब स्टेशन हैं ज़्यादातर वहाँ पे ये यूज करते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर, और इसका यूज हम कर सकते हैं 800 kV तक, मतलब आप समझ रहे हो ना इसकी रेटिंग कितनी हाई है। अब एक एक सर्किट ब्रेकर को हमें डीप में पढ़ना होगा, ठीक, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके ऐसे आपको दे देगा कि हाँ एयर सर्किट ब्रेकर को डिफाइन करो या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में बताओ। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक, ACB शॉर्ट फॉर्म में अब लिखूंगा यहाँ से, आप समझ जाना, ठीक है। देखो एयर सर्किट ब्रेकर में भी जितने भी अब हम सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे ना सब में वही चीज़ें हैं कि एक फिक्स पार्ट होगा और एक मूविंग पार्ट होगा। इसमें देखिए एक होता है आपका वेट, ये हो गया आपका फिक्स पार्ट, ये होता है आपका मूविंग पार्ट, ठीक, 2 पार्ट हो गए। इसमें होता है एक चैम्बर, ठीक, जिसके अंदर आर्क बनती है, ये है वो आपका चैम्बर, ठीक। देखिए अब जब हम इन दोनों को, ये है आपका फिक्स पार्ट, है ना, और ये वाला आपका है मूविंग पार्ट, जब हम इन दोनों को यहाँ से सेपरेट करेंगे तो बीच में यहाँ पे क्या बनती है, आर्क बनती है, ये क्या बनेगी, आर्क, है ना, और हमें इसी आर्क को बुझाना है। तो आर्क को बुझाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, नीचे लगा देते हैं एयर का एक रिजर्वायर, मतलब जहाँ पे एयर आपकी इकट्ठा होगी, और यहाँ लगा देते हैं एक वॉल्व, ये है आपका वॉल्व, ठीक, वॉल्व लगा दिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया एयर का रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब होता है जहाँ पे एयर इकट्ठी होती है, एयर रिजर्वायर।
अब देखो, जैसे हमने इन दोनों पार्ट को सेपरेट किया, फिक्स पार्ट को और मूविंग पार्ट को, बीच में क्या बन गई, आर्क। आर्क को हम कैसे बुझा सकते हैं, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है प्रेशर में, हाई प्रेशर में, मैंने वॉल्व को यहाँ से खोल दिया। अब जो यहाँ की हवा है वो तेज़ी से जाएगी, इस आर्क को हिट करेगी। जब इसको हिट करेगी तो ये आर्क यहाँ से क्या होगी, बुझ जाएगी। ठीक, तो इसमें हम यूज किसका कर रहे हैं, एयर का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एयर सर्किट ब्रेकर। इसके पार्ट्स के नाम लिख लो, ये होता है आपका आर्किंग चैम्बर, क्योंकि यहाँ पे ही तो आर्क फॉर्म हो रही है, इसे बोलेंगे आर्किंग चैम्बर। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे एयर वाल्व होता है, ये मूविंग पार्ट होता है, यहाँ पे फिक्स पार्ट होता है, बीच में आर्क होती है और नीचे आर्क रिजर्वायर होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दिया। वर्किंग भी आप अपने आप से ही कर सकते हो। देखो, वर्किंग में कुछ नहीं लिखना है, बस ये बता दो कि यहाँ पे एक फिक्स पार्ट होता है, एक मूविंग पार्ट होता है। जब हम इन दोनों पार्ट को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो बीच में क्या बनती है, आर्क बनती है। और इस आर्क को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं। जब हम वॉल्व को खोलते हैं तो एयर तेज़ी से आके यहाँ पे क्या करती है, अटैक करती है। अटैक करते ही इस आर्क को क्या करती है, बुझा देती है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग हो गई। अगर नहीं लिख पाओगे तो फिर मुझे बता देना, मैं वो भी आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे हमें चारों सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ना है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पर चलो मैं आपको बता देता हूँ इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्किंग आप कर लेना खुद से, ठीक है। इसका देखो फ़ायदा, एडवांटेज। एडवांटेज क्या हो गया, देखो पहला, जितने भी आर्किंग प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक, आर्किंग प्रोडक्ट, जैसे भी आर्किंग प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, जो राख वगैरह होती है, ऐश जो होती है, उसको हम पूरी तरीके से हटा सकते हैं। कैन बी रिमूव्ड कम्प्लीटली। ठीक, दूसरा देखो, ये मतलब हम अब अगर बार बार अगर हम इंटरप्शन कर रहे हैं आर्क का, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन। मतलब जहाँ पे ना हमें जल्दी जल्दी, एक बार हम ऑन कर रहे हैं फिर ऑफ़ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं ऑफ़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन। फॉर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इट कैन बी यूज्ड। ठीक, इट कैन बी यूज्ड। और देखो, इसमें जो इंटरप्टिंग करंट होती है ना, उस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरप्टिंग करंट। मतलब करंट कितने एम्पियर की आ रही है, उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप जितने एम्पियर की करंट डाल दो, एयर सर्किट ब्रेकर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो, किसी चीज़ का अगर एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होगा उसका, है ना। तो इसके हम नुकसान को देख लेते हैं। देखो, पहला नुकसान क्या है, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एयर रिजर्वायर। अब यहाँ पे हम हवा कैसे इकट्ठी रखेंगे, कुछ ना कुछ हमें चाहिए ना, कंप्रेशर चाहिए, जो यहाँ पे हमेशा हवा को मेंटेन करके रखे। तो हवा को मेंटेन करना ही एक चैलेंजिंग टास्क हो गया, है ना। तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा, कंप्रेशर चाहिए होगा, कंप्रेशर इज़ नीडेड। दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, प्रेशर शुड बी मेंटेन्ड। ठीक, तो हमने अब देख लिया अपना एयर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा था, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये आपका हो गया था 15 kV रेटिंग के लिए। अब हम देख लेते हैं 33 kV के लिए। ये 33 kV के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसके बाद देख लेंगे ऑयल, फिर देख लेंगे SF6। तो हेडिंग डाल लो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, दूसरा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। देखो, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, निर्वात। निर्वात का मतलब खाली स्थान। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी चीज़ का है कि देखो, वैक्यूम जब होगा, जहाँ पे भी वैक्यूम होगा वहाँ पे एयर नहीं होगी और
आर्क क्यों बन रही थी? आर्क बन रही थी आयोनाइजेशन ऑफ एयर से, है ना, आयोनाइजेशन ऑफ एयर, एयर का आयोनाइजेशन हो रहा था तभी तो आर्क बन रही थी। अब जब एयर ही नहीं रहेगी तो वहाँ पे आर्क बनेगी? नहीं बनेगी। बस इसका ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एयर हटा दो तो आयोनाइजेशन होगा नहीं, आयोनाइजेशन होगा नहीं तो आर्क वहाँ पे बनेगी नहीं। बस देख लो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में, इसकी भी हम कंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेते हैं कि ये कैसा बना हुआ होता है। तो सबसे पहले एक हम बनाते हैं चैम्बर, चैम्बर बन गया। इसके अंदर भी दो पार्ट होंगे, एक कौन सा होगा? फिक्स पार्ट, और दूसरा कौन सा होगा? मूविंग पार्ट, है ना। ये हो गया आपका फिक्स पार्ट और ये हो गया आपका मूविंग पार्ट, ठीक है। देखिए बीच में हम लगाते हैं सील्ड, सील्ड किस लिए लगाते हैं? ताकि यहाँ का जो वैक्यूम है वो मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि यहाँ पे एयर घुस जाए। देखो जब हवा घुस जाएगी तो फिर वही वही पुराना वाला सिस्टम हो जाएगा। कैसे? कि हवा आ गई तो हवा का फिर से आयोनाइजेशन हो गया तो यहाँ पे आर्क बन जाएगी। पर हमें क्या करनी है? आर्क यहाँ पे बनानी ही तो नहीं है, इसीलिए तो हम ये सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लगाया था? ये एक वेसल लगाई थी, वेसल मतलब बर्तन, ठीक, वेसल, जो कि है इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब इसमें से कुछ अंदर बाहर जाएगा नहीं, ठीक। इंसुलेटिंग वेसल हमने यहाँ पे लगा दी है। देन हमने यहाँ पे क्या लगाई? साइड साइड से, इधर साइड साइड से हमने क्या लगा दी? ये हमने लगा दी आर्क सील्ड। आर्क सील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे चिंगारी वगैरह जनरेट भी होगी तो ये जो सील्ड है, ये जो पार्ट हमने लगाया है वो इसे बाहर जाने नहीं देगी, ठीक। इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पे आर्क सील्ड। दो मैंने ये कॉन्टेक्ट आपको बता ही दिए, पहला होता है फिक्स पार्ट, दूसरा होता है मूविंग पार्ट, ठीक। और बीच में हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे सेपरेशन के लिए यहाँ पे हम लगा देते हैं, देखो नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों ऐसे आपस में टच रहेंगे और जब भी अब नॉर्मल कंडीशन आएगी तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। और यहाँ बीच में क्या होता है? वैक्यूम होता है, मतलब निर्वात होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखो वैक्यूम हम बनाते कैसे हैं? जो एयर होती है ना, एयर का जो प्रेशर है उसको घटा दो, ठीक। तो एयर जो है उसकी जो प्रेशर रेंज है या फिर एयर वैक्यूम रेंज जो है उसको आप रख दीजिए 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 टॉर। देखो वैक्यूम को मापने की जो यूनिट होती है वो होती है टॉर, TOR, ठीक। तो जब आप यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दोगे तो इसमें कोई आर्क फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक। एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से क्या होगा? देखो यहाँ पे एयर एब्सेंट है ना, एब्सेंस ऑफ एयर, इसकी वजह से क्या होगा? आयोनाइजेशन हो पाएगा? खुद सोचो, आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। आयोनाइजेशन जब नहीं होगा तो आर्क यहाँ पे बनेगी? आर्क नहीं बनेगी, ठीक। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिख सकते हो कि इसमें एक वेसल होती है इंसुलेटिंग, उसके बीच में हम दो पार्ट को लगाते हैं, फिक्स पार्ट और मूविंग पार्ट। जब हम इनको सेपरेट करते हैं तो बीच में आर्क बननी चाहिए, बट क्योंकि हम यहाँ पे वैक्यूम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्क नहीं बनती है, ठीक। और देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है? पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई वो आर्क ही नहीं जनरेट हो रही है, ठीक। एडवांटेज देख लो, एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या हो गया कि यहाँ पे कोई आग ही लगने का मतलब खतरा नहीं है, नो फायर हैजार्ड, ठीक है, नो फायर हैजार्ड। दूसरा क्या है? छोटा सा तो है, ये कॉम्पैक्ट है और रिलायबल है। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय है ना, रिलायबल है। फिर इसकी जो आयु है वो काफ़ी लंबी है, क्योंकि देखो बीच में कुछ हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, वैक्यूम है बस। हैव लॉन्ग लाइफ या फिर लॉन्गर लाइफ। फिर मेंटेनेंस भी कम करनी होगी, है ना, मेंटेनेंस भी इसमें कम करनी होगी। फिर इसमें कोई नॉइस नहीं होती, मतलब शोर शराबा नहीं होता है, एकदम शांति से ये काम करेगा, नॉइसलेस ऑपरेशन, ठीक। और फ़ायदा क्या है? इसमें कोई भी आर्क वगैरह नहीं रिलीज होती है या फिर कोई गैस नहीं रिलीज होती है, नो गैस रिलीज। तो ये क्या हुआ? हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट हेडिंग है, थर्ड वन इज ऑयल सर्किट
ब्रेकर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, OCB, है ना, OCB। इसमें देखो बेसिकली हम यूज क्या करते हैं, इसमें हम ऑयल का यूज करते हैं, ऑयल हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, आर्क को ये तुरंत बुझा देता है ना, आर्क को तुरंत क्या कर देता है, क्वेंच कर देता है, बुझा देता है, ठीक। इस वजह से हम इसका यूज करते हैं। और क्या काम करता है ऑयल देखो ठंडा करने का भी काम करता है, कूलिंग में भी हम इसका यूज कर देते हैं तेल का। और ऑयल कौन सा यूज करते हैं, नैप्था ऑयल, जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है, उसी ऑयल का हम इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक। तो इसकी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हम देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो देखो बहुत ही सिंपल साइज़ का कंस्ट्रक्शन है। ये हमने एक वेसल ले लिया, ठीक, ये हमने वेसल ले लिया, इसमें हमने भर दिया देखो तेल, ये सब क्या हमने भर दिया, ऑयल। कौन सा ऑयल, जो ऑयल ट्रांसफार्मर में भरा जाता है, ठीक। अब हमने यहाँ पे वेट अब हमने यहाँ पे लगाया कॉन्टेक्ट, क्योंकि मैं दूसरे कलर से करता हूँ, आपको ज़्यादा विजिबल होगा। हम यहाँ पे लगा देते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक। अब देखिए ये बीच वाला जो है वो कनेक्ट रहेगा इससे, ये है आपका मूवेबल पार्ट। एक सेकंड कलर चेंज करने दीजिए, ये है आपका मूवेबल पार्ट, और जो ये आपको दिख रहा है ये है आपका फिक्स पार्ट, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले हैंडल को जब हम नीचे ऐसे ढकेलेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो ये सर्किट ब्रेकर अपना सर्किट को ब्रेक कर देगा। जब हम इस वाले हैंडल को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये जाके ऊपर टच हो जाएगा, तो अपनी सर्किट क्या होगी, कंप्लीट रहेगी, है ना। अब देखो जब हम सर्किट को यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होनी चाहिए, आर्क, बट वो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बीच में क्या भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है ना। ये सब क्या भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, और तेल का काम क्या होता है, आर्क को बुझा देता है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे आर्क को फॉर्म ही नहीं होने देगा, ठीक। अब देखो ऊपर हम यहाँ पे कांटेक्ट दिखा देते हैं, ये हमने इंसुलेटर लगा के इसके 2 टर्मिनल दिखा दिए कि हाँ यहाँ से कनेक्शन हम करेंगे। आप देखते होंगे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि सब स्टेशन में ये भी आपको दिख जाता होगा, ठीक, कुछ ऐसा ही दिखता है ऊपर आपको। हालांकि ये अंदर वाली चीज़ें तो नहीं दिखेंगी, बट ये ऊपर के 2 कॉन्टेक्ट दिख जाते हैं और एक ऑपरेटिंग हैंडल दिख जाता है। आप देखो इसकी वर्किंग मैंने आपको बताई दी कि इस वाले हैंडल को जब यहाँ से नीचे ढकेलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गैप बनेगा तो यहाँ पे आर्क बननी चाहेगी, बट बनेगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया है, ऑयल फिल कर दिया है। इस ऑयल की वजह से ये आर्क क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। यहाँ पे ये भी आप दिखा दो, ये क्या हमने फिल किया, ऑयल। ये क्या लगा दिया, इंसुलेटर, ठीक है। ये है आपका ऑपरेटिंग हैंडल, क्योंकि इसी से तो हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये है आपका ऑपरेटिंग हैंडल, ठीक है। अब देखिए इसके फ़ायदे हम देख लेते हैं, एडवांटेज। जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑयल हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फिर ऑयल किसकी तरीके से काम करता है, इंसुलेटर। ऑयल एक्ट एज इंसुलेटर, ये करंट को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देता है, ठीक है। फिर ऑयल क्या करता है, हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी हीट जनरेट होगी, हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे लिखो, ऑयल एब्जॉर्ब्स हीट, है ना, ऑयल हीट को एब्जॉर्ब कर देता है। अब देखिए हम इसके नुकसान को देखते हैं।
डिसएडवांटेजेस। देखो पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं। ऑयल यूज कर रहे हैं तो तेल में क्या होता है, आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चांस ऑफ गेटिंग फायर ज़्यादा है, चांस ऑफ गेटिंग फायर इसमें क्या है, ज़्यादा है, ठीक। फिर ये ना हाई स्पीड में ऑपरेट नहीं कर सकता है, इट डजंट परमिट, इट डज नॉट परमिट हाई ऑपरेशन, मतलब जल्दी जल्दी ये काम ही नहीं कर सकता, हाई स्पीड इसमें है ही नहीं, हाई स्पीड ऑपरेशन या फिर इंटरप्शन, ठीक। देखिए लास्ट जो आपका सर्किट ब्रेकर बचता है वो कौन सा है, SF6, जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना, वो है आपका SF6 सर्किट ब्रेकर। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 का मतलब होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक। ये एक तरीके की गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक। ये एक तरीके की क्या होती है, गैस होती है। अब देखो इस गैस की जो खास बात होती है वो ये होती है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। और इसकी जो खास बात होती है वो ये होती है, इट एब्जॉर्ब फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन। और तो और ये जो गैस है, दिस गैस इज इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो इसका यूज हम किसके किसके सब स्टेशन में करते हैं, यूज्ड फॉर 800 kVA तक के सब स्टेशन में यूज करते हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा जो रेटिंग होती है अगर किसी सर्किट ब्रेकर की, तो वो SF6 सर्किट ब्रेकर की रेटिंग होती है, ठीक है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये बना हुआ कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन अगर क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ से इसकी वर्किंग भी देख सकते हैं ना। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में कुछ होता नहीं है, एक इसमें फिक्स पार्ट और दूसरा कौन सा पार्ट होगा, मूविंग पार्ट, है ना। और यहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक ऐसा चैम्बर बना होता है। देखिए कुछ इस टाइप का यहाँ पे चैम्बर बना होता है, ठीक। अब इस चैम्बर के अंदर यहाँ पे SF6 गैस भरी हुई होती है, ठीक है। ये है आपकी फिल SF6 गैस, और ये चैम्बर पीछे साइड से पूरी तरीके से पैक होता है। अब देखो ये है आपकी मूविंग पार्ट, ये है आपका मूविंग पार्ट, और इधर वाला है आपका फिक्स पार्ट, है ना। जब देखो जब ये दोनों आपस में ऐसे कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसे टच रहेंगे, ठीक, आपस में ऐसे टच रहेंगे, तब तक तो आपकी यहाँ से सप्लाई जाती रहेगी, ठीक। अब क्या हुआ, जब हमने इन दोनों को सेपरेट किया तो बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, यहाँ पे गैप आया, तो गैप आने से इधर बीच में क्या बन जाती है, आर्क उत्पन्न हो जाती है ना। ये क्या बन गई, आर्क बन गई, आर्क बन गई। अब जब हमने इस मूविंग वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इसको जब हमने ऐसे पीछे की तरफ खींचा, ठीक, जब हमने पीछे की तरफ खींचा तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा जो है ये ऐसे पीछे खिंच गया, ठीक। अब देखो जब यहाँ से ये पीछे खींचा तो जो भी SF6 गैस इसमें भरी थी यहाँ पे, वो ऐसे ऐसे निकल के यहाँ आर्क के पास में आ गई, ठीक। इस आर्क के पास में ऐसे आ गई। अब जो ये आर्क है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, सीधी सी बात है ना। देखो वेट, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे
कांटेक्ट में रहता है, ठीक। जैसे ही हम मूविंग पार्ट को इधर पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये भी पीछे की तरफ खिंच जाता है, ठीक। ये वाले जो पार्ट होते हैं ये पीछे की तरफ खिंच जाते हैं। जब ये पार्ट भी इसके साथ पीछे की तरफ खिंच जाएंगे तो जो यहाँ से फील्ड आपकी ये एसेप्सिक गैस है वो आके आर्क पे स्ट्राइक करेगी। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, हमें पता है कि जो एसेप्सिक गैस है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वो इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है, तो वो क्या करेगी, यहाँ से आर्क को बुझा देगी, ठीक। तो ये बेसिक सा जो कंस्ट्रक्शन है वो है एसेप्सिक सर्किट ब्रेकर का। इसके मेन जो पार्ट हैं उसके बारे में आप लिख लीजिएगा। ये आपका मूविंग पार्ट मैंने बता ही दिया। ये यहाँ पे कौन सी गैस भरी है, SF6 गैस भरी हुई है। और ये क्या है, नोजल है। नोजल का काम क्या होता है, जहाँ से SF6 गैस निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, नोजल बोलते हैं, ठीक। आई होप इसकी कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी। वर्किंग भी आप खुद से लिख सकते हैं। वर्किंग आप कैसे लिखेंगे, देखो मैं बता दे रहा हूँ। वर्किंग में आप लिखोगे कि फिक्स पार्ट और मूविंग पार्ट जब एक दूसरे से टच में रहते हैं तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है, करंट यहाँ से फ्लो होती है, ठीक। जैसे ही कोई फॉल्ट आती है तो हम मूविंग पार्ट को क्या करते हैं, फिक्स पार्ट से सेपरेट करते हैं, यानी दूर करते हैं। जब इसे दूर करेंगे तो जो इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो भी दूर जाते हैं और जो SF6 गैस स्टोर रहती है वो आके आर्क पे स्ट्राइक करती है। जब वो आर्क पे स्ट्राइक करेगी, क्योंकि SF6 गैस इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है तो वो आर्क को बुझा देती है यहाँ से, ठीक। तो इसकी ये वर्किंग हो गई। अब देखो इसके फ़ायदे और नुकसान भी हम देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो आप एडवांटेज। देखो पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि इसकी जो रेटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रेटिंग इज़ हाई। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये कितने KVA तक का होता है, 800 KVA तक का होता है ना, 800 KVA तक का होता है। फिर इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसलिए इसे हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एक बार आपने गैस वगैरह चेक कर ली, उसके बाद इसको मेंटेन करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक। फिर ऑपरेशन जो है वो नॉइसलेस होता है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं होता है जब ये काम करता है, नॉइसलेस ऑपरेशन। फिर देखो जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि SF6 गैस जो है ना वो नॉन फ्लेमेबल है। SF6 इज नॉन फ्लेमेबल, मतलब इसमें आग ही नहीं लग सकती है। तो बस रिस्क ऑफ फायर यहाँ पे है ही नहीं, रिस्क ऑफ फायर है ही नहीं, यानी यहाँ पे आग लगने का कोई ख़तरा ही नहीं है, ठीक। फिर है इसमें जो आर्किंग टाइम है, मतलब जो आर्क बुझाने की टाइम है वो बहुत ही कम है ना, इज वेरी लेस। तुरंत आर्क बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि जो एसेप्सिक गैस है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ पे आग लगने ही नहीं देती है। अब इसका देखो नुकसान भी हम देख लेते हैं। फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे हर एक चीज़ के। डिसएडवांटेज देखो, पहला नुकसान तो ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक। कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। और कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि जो SF6 गैस है वो क्या होती है, महंगी होती है, वही कॉस्टली होती है बहुत ज़्यादा। फिर इसकी ना हमें पीरियोडिकली क्लीनिंग करनी होती है, तो नीड्स क्लीनिंग पीरियोडिकली, मतलब एक टाइम के बाद में हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी, बार बार हमें इसकी क्या करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, ठीक। फिर क्या है, रिकंडीशन ऑफ SF6 गैस, है ना, रिकंडीशन ऑफ SF6 गैस आफ्टर एवरी ऑपरेशन। देखो जब भी ये ऑपरेट करेगा उसके बाद हमें जाके अपनी SF6 गैस को चेक करनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पे जो SF6 गैस है वो भरी हुई है नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में है नहीं है। तो ये इसका क्या होता है, नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया पूरा का पूरा जितना भी आपका सर्किट ब्रेकर है उसके बारे में। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने देखा सर्किट ब्रेकर होता क्या है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्यों यूज़ करते हैं इसे। फिर हमने देखा ये काम कैसे करता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, मूविंग और फिक्स। फिर यहाँ पे हमने देखा आयनाइजेशन कैसे होता है। फिर हमने वर्किंग को देखा कि ये 5-7 स्टेप में काम करता है, ठीक। देन हमने देखा कि जो भी आर्क यहाँ पे जनरेट हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसको फिर हम बुझा कैसे सकते हैं। फिर हमने देखा कि सर्किट ब्रेकर के कितने टाइप होते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो 15 kV तक का होता है, वैक्यूम वाला 33 तक का होता है, ऑयल वाला 132 तक का होता है, SF6 जो है वो 800 kV तक का होता है। फिर हमने देखा एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक। इसमें हम क्या कर रहे थे, एयर का यूज करके आर्क को बुझा रहे थे।
फिर हमने देखा था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे हम बीच में कोई एयर ही नहीं रख रहे थे, यहाँ पे हम क्या रख रहे थे, वैक्यूम, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई आर्क ही नहीं उत्पन्न हो रही थी। देन हमने देखा ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में हमने क्या किया था, यहाँ पे ऑयल का यूज किया। कौन सा ऑयल, नेप्था ऑयल, ठीक, नेप्था ऑयल, ये वही ऑयल है जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो देखो ऑयल का यूज करके हम यहाँ पे आर्क को बुझा दे रहे थे। नेक्स्ट हमने देखा SF6। SF6 क्या है, गैस है, इसका यूज करके हम आर्क को बुझा रहे थे, जो कि अभी हमने देखा यहाँ से गैस आ रही थी रिलीज होके और ये आर्क को क्या कर दे रही थी, क्वेंच कर रही थी।